हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया के द्वारा बीपीएससी के लिए जो बुक पब्लिश की गई है, जो कि 68वीं बीपीएससी पीटी जो कि 12 फरवरी को शेड्यूल किया गया है, उस एग्ज़ाम के लिए एक बुक पब्लिश की गई है जिसमें 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसी बुक से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। डेली एक एक प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये 11 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, इसको रेगुलर करना है। मैं आप लोगों को 11 प्रैक्टिस सेट जो है वो 11 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी। मतलब जब 1857 का आंदोलन हुआ था तो किस क्षेत्रों के जमींदार जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दिए थे। तो हथुआ के भी जमींदार दिए थे, पंडौल के भी दिए थे, बेतिया के भी दिए थे, दरभंगा के भी दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो यह 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पॉम्स्टन थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दिया था। मतलब जो कांग्रेस का सम्मेलन होता था उसको शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा जो है वो किसने दिया था। तो यह किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अश्वनी कुमार दत्त से याद रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो 3 दिन का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करते हैं तो बिपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारीख़ शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है। तो तारीख़ शेरशाही पुस्तक जो है वो अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखी गई है और यह ग्रंथ जो है वो 1588 के बाद लिखी गई है, जिसमें कि शेर शाह के जीवन और प्रशासन से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्बास खां शेरवानी। नेक्स्ट है कि सुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ स्थापित की थी। तो सुंग शासकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पुष्यमित्र सुंग जो था वो मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर देता है और सुंग वंश की स्थापना करता है। और सुंग वंश की जो राजधानी होती है वो विदिशा में स्थापित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्रतिष्ठान किस शासकों की राजधानी थी तो ये सातवाहन वंश की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ था। तो नोनिया विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोनिया एक्चुअली एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। और इसमें जो क्षेत्र था वो सारण भी प्रभावित था, पूर्णिया भी था, वैशाली भी था और कटिहार भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी। तो मुगल काल में कौन से व्यवस्था इसको कहा जाता था? ये जो व्यवस्था थी वो नस्क कहलाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नस्क कहलाती थी। नेक्स्ट है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो बिहार को 1580 ईस्वी की बात है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया था और मानसी जो है वो आगे चलकर बिहार के सूबेदार जो है वो नियुक्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 में। ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। नेक्स्ट है कि किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। आप लोगों को याद होगा 1912
जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो यह जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, वो अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली गया था। तभी जो रास बिहारी बोस थे और सचिंद्र नाथ सान्याल थे, तो रास बिहारी बोस भी और सचिंद्र नाथ सान्याल भी, यह दोनों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1912 में ये लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वो रॉल्फ फिंच था। वो 1580 के दशक में अकबर के समय में व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए बिहार के क्षेत्रों का दौरा किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। देखिए पहला ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज जो था वो तो मोहम्मद गोरी को हरा ही दिया था। लेकिन फिर तुरंत 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। और पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करते हैं तो यह 1526 में हुआ था, जो बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था। आप लोगों को पता होगा कि शेरशाह जो था वो शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। तो यानी रुपया और दाम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया और दाम। आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रुपया और दाम की जो विनिमय थी वो 1:64 था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर हम लोग बात करते हैं शेरशाह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल, जैसे कि शेरशाह का जो टेन्योर था वो 1540 से लेकर कब तक था, 1545 तक था। शेरशाह जो था वो कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। डाक प्रथा का प्रचलन भी जो है वो शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देना है। बाबर की अगर बात करते हैं तो यह काबुल के साथ मैच करेगा, अकबर सिकंदराबाद के साथ मैच करेगा, जहांगीर लाहौर के साथ मैच करेगा और शाहजहां जो है वो आगरा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है बहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए बहाबी आंदोलन जो था वो मूल रूप से भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से सैयद अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार ये दो तो सही है, लेकिन बाद में बहाबी आंदोलन का उद्देश्य भी बदल गया था। बाद में मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध भी ये कर रहा था और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति की भी बात कह रहा था बहाबी आंदोलन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता था। सबसे पहले तो ध्यान रखना है उपनिषदों की कुल संख्या है 108। फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। और किस नाम से किया गया था, सीरे अकबर नाम से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरे अकबर के नाम से। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे हुई थी। आप लोग पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध जो है वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में उनको बैसाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे, जिसको कि फल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजना और पीपल। गौतम बुद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी उपदेश जो है वो जनसाधारण की भाषा पाली में है और इनका प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में है और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है। कह रहा वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है।
उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही है। वो हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ चारों का चारों जो है वो फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में सही है, यानी सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। फिरोज शाह तुगलक का टेन्योर भी याद रखिएगा। इसका टेन्योर जो था वो 1351 से लेकर 1388 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो खालसा भूमि जो है वो सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से ध्यान रखिएगा, यह 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा का शुरुआत किया था। साथ ही साथ इसने जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला और हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है वो किसके द्वारा कही गई थी। तो यह बात जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मगध के कण्व वंश के संस्थापक कौन था। तो देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति, और उसी की हत्या करके उसका जो सचिव है वसुदेव, उसने कण्व वंश की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1839 में, और किसके द्वारा, विलियम एडम्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम एडम्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सुलह ए कुल एक्चुअली एक धार्मिक नीति थी, जिसका मतलब था कि सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना का सिद्धांत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर का जो टेन्योर था वो 1556 से लेकर कब तक था, 1605 तक था। अकबर से जो कुछ पूछे जाने वाली तिथियां हैं वो ध्यान रखना है आपको। अकबर जो था वो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में, उसके बाद दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में, और इलाही संबत की शुरुआत किया था 1583 में। तो ये सारा चीज़ अकबर से आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को अपने प्रदेश में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा एक चीज़, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, और इसका टेन्योर जो था वो 1828 से लेकर 1835 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो वो कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो है वो 1887 में, और कहाँ किया गया था, तो लाहौर में किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर बात करते हैं तो यह 1856 में किया गया था। 1856 में किसका टेन्योर था, लॉर्ड कैनिंग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और इस अधिनियम को पास कराने में ईश्वरचंद विद्यासागर को जो था वो एक प्रमुख योगदान था। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते हैं तो इनका टेन्योर जो था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। इसी के टेन्योर में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया कर दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग ही जो था वो राज्य विलय की नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी समाप्त करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही सुमेलित है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉर्ड बेलेजली, ये गलत है, ये एक्चुअली लॉर्ड लॉरेंस होना चाहिए था यहाँ पे। फिर है सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी, ये भी गलत है। सहायक संधि जो होना चाहिए वो लॉर्ड बेलेजली होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड लिट्टन, ये भी गलत है, ये लॉर्ड डफरीन के टाइम में हुआ था। तो यह तीनों गलत है, सिर्फ और सिर्फ ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, हाँ बिल्कुल भाग लिए थे, क्योंकि 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी जो थे वो अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर बाद में शासन जो है वो सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को भी व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत करता है। तो सरोजनी नायडू भी हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय भी हो जाएंगे, मौलाना आज़ाद नहीं होंगे। तो 1, 2, 3 यानी इस ऑप्शन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था। देखिए अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले बी.डी. सावरकर जो थे वो नासिक में एक मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना करते हैं 1899 में, और यही फिर जाकर 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिणत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो यह जो है वो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो देखिए आज़ादी के समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य जे बी कृपलानी ही थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किस तिथि से हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड कर्जन का टेन्योर चल रहा था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है, और उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। यह बात है चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में, जब गांधी जी भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे थे। रामकृष्ण शुक्ल के बुलाने पर वो चंपारण जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। और फिर यही चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो इन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। तो यह किसने किया था? दी डक्कन एसोसिएशन के द्वारा यह किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दी डक्कन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की गई थी तो नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ा था, और कौन से पार्टी का गठन किया था? उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक दल बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट निरस्त किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ निरस्त आपसे पूछ रहा है। देखिए लाया तो था 1878 में कौन? लॉर्ड लिट्टन, और हटाया था इसको कौन? लॉर्ड रिपन 1882 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर था वो 1880 से लेकर कब तक था? 1884 तक था। लॉर्ड रिपन से अगर कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को ध्यान रखना है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन जो था वो सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था।
इसके समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी और 1881 में ही इसके द्वारा ही प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार जो है वो दिया गया था? तो यह किस कांग्रेस सत्र में दिया गया था? 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर सत्र हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र। फिर आप लोगों को याद होगा कि मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसके बाद गांधी जी जो हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो आप लोग पढ़े होंगे भीखाजी कामा के बारे में कि जो भीखाजी रुस्तम कामा थी वो भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही साथ भीखाजी कामा से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो थी वो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वही जो था वो 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1905 में। और किन के द्वारा किया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 3 वर्ष बाद ही मतलब 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना जो है वो की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है वो शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा 1858 में शुरू किया गया था, जो कि एक बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, बिहार के लिए अलग प्रांत के गठन की अगर बात करते हैं तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है कि सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष हो गए, साथ ही साथ विशाल अन्नागार हो गया, पुरोहित की मूर्ति हो गई, कांस्य मूर्ति हो गया, यह सब जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो राखलदास बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? देखिए, मौर्यों की अगर बात करते हैं तो मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक जो है वो भारत आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कौन? हिंद यवन, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद हिंद पार्थियन और फिर उसके बाद कुषाण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो थी वो पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। और पल्लव वंश के संस्थापक का क्या नाम था? उसके संस्थापक का नाम था सिंह विष्णु, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक अरब यात्री इब्न बतूता जो है वो किस सुल्तान के काल में भारत आता है?
तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, जो कि 1333 ईस्वी में लगभग भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल उस समय रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक से और भी चीज़ें कुछ याद रखिएगा, जैसे यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्यमान और योग्य व्यक्ति था। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। यह जो है वो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करता है और उसका नाम दौलताबाद रखता है। इसने कृषि के विकास के लिए एक अमीर कोही नामक एक नए नवीन विभाग की भी स्थापना करता है और इसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो है वो किस ग्रंथि से होता है। तो यह जो है वो पीयूष ग्रंथि से होता है और इसका जो ये हार्मोन होता है वो प्रसव और दुग्ध स्राव में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि, जिसको कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए, हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर एक थोड़ा सा उभार विकसित हो जाता है और इस उभार को कहा जाता है मुकुल, और यही वृद्धि करता है और नन्हे जीव में बदल जाता है, और जब यह पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो उससे अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो है वो प्यूटिट्री ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूटिट्री ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसोप्रेसिन का कार्य है। तो देखिए, बेसोप्रेसिन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, और यह हार्मोन जो है वो गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने में, ठीक है, और साथ ही साथ रक्त जो वाहिकाओं होते हैं उसको संकुचित करने में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ यह रक्तचाप नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट उपचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट उपचय होता है वो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। गंडक, हाँ बिल्कुल बनाती है। घाघरा, जिसको कि सरयू नदी कहा जाता है, ये भी बनाती है। फिर कर्मनासा, ये भी बनाती है, और ये सब जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश जो है वो स्थल देश है। पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है कि वो 4 देश कौन कौन है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये 4 देश जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इसमें इथोपिया जो है वो एक लैंडलॉक्ड देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। नेक्स्ट है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है। रोमानिया की राजधानी की अगर बात करते हैं तो वो है बुखारेस्ट। अच्छा, एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट। नेक्स्ट है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। देखिए, बिहार के अगर कृषि जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो 3 भाग और एक उपभाग में बांटा गया है, जिसमें जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें सर्वाधिक 13 जिले आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस राज्य में है। देखिए, रेगुर मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यह मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सब में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है वो इसका महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है, और इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। देखिए मलक्का जल संधि की अगर बात करते हैं तो ये मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है और अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर में जाने का यह प्रमुख मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो स्थल रूप देश है। तो सोमालिया नहीं है, अंगोला नहीं है, कीनिया नहीं है, माली है। माली है एक पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है कहाँ, बामको, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माली जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। देखिए भूटान और भारत और भूटान की जो सीमा है वो लगभग 699 किलोमीटर लगती है। और कौन कौन से राज्य से लगती है, ध्यान रखिएगा, आसाम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम से लगती है। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा इसमें किससे लगती है, आसाम से लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम से लगती है। नेक्स्ट है कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है। देखिए गेहूं के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा देश में उत्पादन करता है चीन और राज्य में उत्पादन करता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ से पूछ रहा है विश्व की गेहूं मंडी किसको कहा जाता है, तो वो कनाडा का एक शहर है विनिपेग, उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है। देखिए टेरा रोसा मिट्टी जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है और ब्राज़ील जो है वो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ये कहवा के लिए उपयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कहवा। आगे है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है। तो आल्प्स पर्वत जो है वो फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार है। तो फ्रांस भी हो गया, स्विट्जरलैंड भी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा यह जो आल्प्स पर्वत है यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है कि याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है। याकूत की अगर बात करते हैं तो यह दक्षिण साइबेरिया यानी रूस की प्रमुख जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद की शपथ आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 219। इसके तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। तो अनुच्छेद 71 के तहत कोई भी अगर ऐसा कुछ विवाद होता है तो इसका निपटारा जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा और इसका फैसला जो होगा वो अंतिम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज का आदर्श जो है वो निहित है। तो कल्याणकारी राज का आदर्श जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो किसमें है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है। तो शक्तियों का परिसीमन, हाँ बिल्कुल है। स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, ये भी है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, ये भी है। और विधि के समक्ष समता, ये भी है। ये सब जो है वो विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। देखिए भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है। आप लोग पढ़े होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326, इसके द्वारा सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का प्रावधान जो है वो किया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक आप लोगों को याद होगा भारतीय संघ बनाम PUCL बात 2015, उसमें मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना गया था। इस क्वेश्चन का जो तो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है।
तो अनुच्छेद 138 के प्रावधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव जो है वो भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। पड़ोसी देश के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग बनाना, नहीं, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का दौरा करना, नहीं, ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना और ऐसा आह्वान किए जाए, ये बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था सरदार सोन सिंह समिति के अनुशंसा पर। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और फिर बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेध का रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए। यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक है क्योंकि। तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं होता है। मतलब यहाँ के जो राज्य के प्रमुख होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत तत्व जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। तो विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत जो सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड है वो राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। नेक्स्ट है कि बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई थी। तो यह किया गया था 2006-07 के वित्तीय वर्ष से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2006-07। नेक्स्ट है कि आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है। आईएमएफ की मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आईएमएफ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सकता है। जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है वो हॉट मनी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट है कि किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड समान रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। तो देखिए, विदेशी ऋण ये है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है, पोर्टफोलियो निवेश भी है, निजी प्रेषण नहीं है। निजी प्रेषण जो है वो चालू खाते का हिस्सा है, तो पूंजी खाते का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निजी प्रेषण। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपए का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है।
तो भारत में विदेशी मुद्रा रखरखाव का भंडार का रखरखाव जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि एड बेलरोम कर आधारित है। तो एड बेलरोम से तात्पर्य उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। नेक्स्ट है कि नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। ये बिल्कुल सही है। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कह रहा है नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। नाबार्ड जो है वो प्रत्यक्ष वित्त और पूर्ण वित्त दोनों प्रदान करता है। ये गलत है। नाबार्ड जो है वो प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है और तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित कौन करता है। तो यह जो है वो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग ही है जो भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। यह जो है वो गलत है क्योंकि एमएसपी को कृषि लागत और मूल आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है। फिर कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है। गलत है। एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है। ये भी गलत है। तो यहाँ 1, 2 और 3 तीनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इंदौर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। ध्यान रखिएगा, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वही 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी थे। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह जो है वो वाराणसी में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। नेक्स्ट है कि भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का जो विषय है वो है एक सुरक्षित एससीओ के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 19वां एपेक यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है। तो 29वां है। 29वां एपेक जो है वो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। अच्छा, अगर आपसे पूछते कि 30वां कहाँ होगा तो 30वां अमेरिका में होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो 29वां हुआ था इसका थीम क्या था, इसका थीम था ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस। नेक्स्ट है कि कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी किया है। तो कतर एनर्जी जो है वो चीन के साथ 27 साल के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते की घोषणा किया है और यह जो है वो अब तक का सबसे लंबा गैस समझौता भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। और किसके साथ किया है, कतर, चीन के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है। तो अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जो है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है कि फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत से कौन नया विश्व सेक्स रेड स्नूकर चैंपियन बने हैं। तो उनका नाम है एस श्रीकृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए एक्चुअली असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ हाल ही में 7-8 तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि की गई है, इसीलिए वो चर्चा में आया था। और असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया जाता है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो WWF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा WWF की स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है। तो वायु अमृत की अगर बात करते हैं तो यह एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने पंजाब के संगरूर में किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फसल अवशेष प्रबंधन पहल। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, दूसरे पे है मध्य प्रदेश और तीसरा पर है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए जितने भी इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ। डेली मैं सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो भी करंट अफेयर का डेली लेकर आता हूँ 100 क्वेश्चन का। तो अगर आप वो भी नहीं देखते हैं तो उससे भी जुड़िए, क्योंकि वो करंट अफेयर्स आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर KP असवनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर KP असवनी। नेक्स्ट है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू होगा। तो देखिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है जो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और ये स्कूल में जो क्लास लगेगी वो स्कूल नेट और गूगल के द्वारा निर्मित एक विशेष मंच के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें छात्रों को कोई शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी बेस्ट पहल शुरू किया है। तो यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है। तो देखिए मुइफा जो है वो एक तूफान है जो कि जापान के दक्षिणी द्वीपों और चीन को प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये INS अजय को कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, INS अजय को कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको राष्ट्रपति जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलाधिपति नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। अच्छा एक नाम और याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज चौधरी, ये कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं और डॉक्टर मनोज चौधरी जो है वो कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो अगर कुलपति पूछेगा तो आपका आंसर होगा डॉक्टर मनोज चौधरी। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस देश में स्थित है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है स्थित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अमेरिका के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कृष्णा बबीलाला को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है वो किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अचंत शरत कमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह मालदीव के साथ किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए एआई आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है? देखिए, ये किया तो है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसके खगोलविदों ने बिट्स पिलानी के खगोलविदों के साथ मिलकर उच्च संभावना वाले संभावित रहने योग्य ग्रह की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिथम जो है वो तैयार किया है। नेक्स्ट है कि बिहार में जातीय गणना जो है वो कितने चरणों में करवाई जा रही है? देखिए, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत जो है वो 7 जनवरी 2023 को हुआ है और यह 2 चरणों में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा किया है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो गुजरात में खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो प्यार का पौधा अभियान जो है वो बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो वो बना है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? पहला कहाँ है? पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है और दूसरा जो है वो कैमूर में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु जो है वो कांस्य पदक जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीती हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता का नाम है पीके शाही, यानी प्रशांत कुमार शाही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीके शाही। नेक्स्ट है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, 1 अप्रैल 2023। और इसका समय काल जो है वो अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2027 तक रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात में आयोजित जो 36वां राष्ट्रीय खेल है उसमें बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार 2 पदक जीता है और दोनों पदक जो है वो कांस्य पदक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बात करें तो बिहार में ग्रामीण सड़कों की जो कुल लंबाई है वो 1,23,106 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो प्याज के उत्पादन में पहले नंबर पे है नालंदा, दूसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण और तीसरे नंबर पे पटना। तो आपसे पहले नंबर का पूछा है, यानी नालंदा जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 के प्रमुख 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है आलू के उत्पादन में पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा समस्तीपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना, नालंदा और समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो आम के उत्पादन में दरभंगा जिला जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा जिला। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है? तो 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक। नेक्स्ट है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर क्या है?
तो भारत की जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो 9.2% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। नेक्स्ट है कि एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में सिर्फ निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे दूसरे नंबर पे कौन है, तब दूसरे नंबर पे है अमेरिका यानी यूएसए। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो बिहार में वनावरण का क्षेत्र जो है वो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आवृत्ति को नापा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो कंपन करने वाले कण हैं उनके द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसमें तरंग की जो आवृत्ति होती है वो स्थिर होती है और विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर नहीं बदलती है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे भिपजौर, ठीक है, उसमें भिपजौर में अगर लिखते हैं ऐसे भिपजौर, तो इसमें इधर से इधर जाइएगा तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और इधर से इधर जाइएगा तो आवृत्ति जो है वो घटेगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉट। एम्पियर की अगर बात करते हैं तो ये विद्युत धारा का है। वोल्ट जो है वो विद्युत विभवांतर का है, और कूलम जो है वो आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपको सही आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक जो है वो कौन कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है वो 1921 में फिजिक्स के फील्ड में मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 है, और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 है। क्षारीय विलयन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्षारीय विलयन का पीएच जो है वो 7 से अधिक होगा, और अम्लीय विलयन का 7 से कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन में होता है, तांबा में होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ यह नहीं पूछा गया है कि डीएनए के जो हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया गया था। तो डीएनए को सबसे पहले 1816 में फ्रेडरिक मिसेर ने देखा था, और उसने न्यूक्लियॉन कहा था। फिर जाकर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी जो डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करते हैं, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक बसा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बसा कोशिका में संचित होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो EEG के द्वारा मस्तिष्क के विकृतियों का पता लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, जो कि मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। फिर यह मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में लगभग 2/3 यानी 70% तक पानी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70% पानी होता है।
इसके आगे जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस है, 10 मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। वो 10 मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। पीडीएफ के लास्ट में वो उसका सॉल्यूशन जो है वो अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, या टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को रेगुलर 11 सेट्स आप लोग को रेगुलर चाहिए तो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।